नमस्कार आप सभी को। मैं रोहित रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं बिलड की सेकंड क्लास की। और मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें किस किस टाइप से हम पढ़ते हुए चलेंगे। मैं हर क्लास की जब भी किसी भी टॉपिक की शुरुआत होगी, हर पहली क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ते हुए चलेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक चलते रहिए और एक अपने साथ जितना हो सके जो भी फ्रेंड सर्कल में उन सबको बताइए कि अब आपको साइंस से डरना नहीं बल्कि साइंस को करना है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस जब रेगुलर चलेंगी और वो आपकी डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, उसको आप जा कर के टेलीग्राम को जा कर के ज्वाइन कीजिए और जितनी भी हमारी वीडियोज होंगी या जो भी हमारे कंटेंट होगा वहाँ पे आपको वो अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज जो हमारी सेकंड क्लास है वो है प्लाज्मा पे। ठीक है, तो अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बारे में पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। ब्लड ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। अगर हम बात करते हैं लिक्विड पार्ट की तो उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, या जिसको क्या कहते थे हम, मैट्रिक्स कहते थे। क्या कहते थे? मैट्रिक्स कहते थे। अगर हम बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा होता है क्या है, तो ध्यान से सुनिए। प्लाज्मा एक नॉन लिविंग एल्केलाइन और पेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी कोई भी चोट लगती है तो आप देखते होंगे उस चोट पे थोड़ी देर के बाद आपको हल्का हल्का पीले पीले रंग का दिखाई देता है, जो कि एक प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक कंपोजिशन होता है, कुछ चीज़ों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलकर के बना होता है, आप देखिए। जो कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो 90 से 92% इसमें वाटर, पानी की मात्रा होती है। 7 से 9% प्रोटीन होती है। ठीक है, और कितनी प्रोटीन्स होती है बच्चे? आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। आपकी जो मेन होती है प्लाज्मा में, वो चार प्रोटीन होती है: हेपेरिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। इसके साथ साथ एक और होती है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक, अगर प्रो आ रहा है तो इसका मतलब इनएक्टिव, वो इनएक्टिव फॉर्मेशन वाली प्रोटीन होती है, जो कि बाद में जाकर के विटामिन डी के साथ एक एंजाइम का रूप भी ले लेती है और जिसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो इसमें 0.9% सॉल्ट होता है, जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना। लेकिन याद रख लेना, आप कभी भी देखना अपने रक्त को टेस्ट करके देखना, आपको थोड़ा नमकीन दिखाई देगा। उसका सबसे मेन रीजन क्या होता है? 0.9% सॉल्ट की मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 0.1% अदर सब्सटेंस होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटिन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सेकंड जो ब्लड का पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें हम सेल्स और कॉर्पस्कल्स की बात करेंगे। ठीक है, कोशिकाएं और कनिकाओं की बात करेंगे। अगर मैं इनके बाल वॉल्यूम की बात करूं तो जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, वो 55 से 60% होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट वाला होता है 55। अगर ये नहीं आता है तो सेकंड आंसर आप क्या करोगे? 60% करके आओगे। लेकिन वहीं पे मैं बात अगर कोशिकाएं और कनिकाओं की करता हूं तो बच्चे 45% इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि आप 55 और 45 को जब मिलाओगे कितना बनेगा? 100। अगर 45 नहीं आता है तो इसका जो सेकंड आंसर आप करके आओगे बच्चे, वो करके आओगे क्या? 40%। ठीक है, अब सेल्स और कॉर्पस्कल्स कितने टाइप्स की होते हैं? तीन की, जो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, लाल रक्त कनिकाएं कहते हैं इसको, कोशिका बाद में कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ब्लड प्लेटलेट, जिसको हिंदी में बिम्बाणु या पत्रिकाणु कहते हैं। अगर जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी होती है, उसके बाद क्या होती है? प्लेटलेट्स, और सबसे कम क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि प्लाज्मा जो होता है एक नॉन लिविंग पार्ट्स होता है। क्यों होता है नॉन लिविंग? क्योंकि बच्चे मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था कि जो सेल्स होती है आरबीसी, इस पे क्या जुड़ी होती है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पे क्या होता है? ऑक्सीजन। अब जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होगी वो क्या होगा? लिविंग होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो लिविंग का एज क्या है? एक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिक्विड और सॉलिड पार्ट में, तो आप देख रहे होंगे कि जो प्लाज्मा है वो अलग रह गया और सेल्स जो है वो एक साइड में चलेगी। इसका मतलब आरबीसी आपकी क्या होगी, सॉलिड पार्ट में। इसी वजह से जो प्लाज्मा होता है इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, नॉन लिविंग। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि प्रोटीन्स का काम क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं हिपेरिन की बात करूं तो हिपेरिन जो होती है इसको कहते हैं बच्चे एंटी कोगुलेंट प्रोटीन। इसका मतलब विरोधी स्कंदन या रक्त विरोधी। ठीक है, रक्त थक्का विरोधी कह देते हैं इसको, विरोधी स्कंदन प्रोटीन, या इसको कह देते हैं रक्त थक्का विरोधी प्रोटीन। इसका मतलब जो हमारा शरीर होता है उसमें जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती वो प्रोटीन जो होती है बच्चे हमारी, वो कौन सी होती है प्लाज्मा के अंदर, हिपेरिन। ठीक है, तो इसी वजह से हिपेरिन जो होती है इसको कहते हैं एंटी कोगुलेंट प्रोटीन। और इसके जस्ट जो अपोजिट होती है वो होती है फाइब्रिनोजन बोल दो इसे, या फिब्रिनोजन बोल दो। और इसको क्या कहा जाता है, कोगुलेंट प्रोटीन। इसका मतलब स्कंदन प्रोटीन, क्योंकि बच्चे जो रक्त के थक्के में मेन भूमिका निभाती है वो क्या होती है, फिब्रिनोजन। अगर हम थर्ड पे बात करते हैं ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन जो होती है इसका मेन काम क्या होता है, हेल्प्स टू डेस्ट्रॉय जर्म्स। ठीक है, एक तो ये क्या करती है बच्चे, जर्म्स को मारने का काम करती है, दूसरा फाइटिंग इन्फेक्शंस। अगर आपको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनसे लड़ने का काम भी कौन करती है, ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो क्या करती है, कैरी वेरियस सब्सटेंस थ्रो आउट यूर बॉडी। आपके शरीर से जो बहुत सारी सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकाल के फेंकती है। दूसरा, ब्लड को थिक बनाती है, इसका मतलब गाढ़ा बनाती है। तीसरा, ऑस्मेटिक प्रेशर में हेल्प करती है। कभी कभी ऑस्मेटिक प्रेशर आपका ग्लोबुलिन भी में भी आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है उसके लिए कौन महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी वहाँ पे कर सकते हो, एल्ब्यूमिन भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो मैं अभी बता रहा था, प्रो आ गया और उसके बाद थ्रोम्बिन आ गया। ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है, अक्रिय प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं कोगुलेंट फैक्टर। क्योंकि बच्चे ये हमारे रक्त के थक्के में क्या होती है, योगदान भूमिका निभाती है, जब ये विटामिन डी के साथ क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, कंपोजिशन में जब विटामिन डी के साथ क्या होती है, ये ऐड होती है। तो ये हम जब विटामिन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि ये इसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हिपेरिन होती है प्रोटीन, ये काम किसके करती है, मैंने बता ही दिया था, फिब्रिजन प्रोटीन के विपरीत काम करती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया था एक बार एसएससी में कि जो वारफेरिन ड्रग होता है वो क्या करता है। वारफेरिन ड्रग जो होता है रक्त को गाढ़ा गाढ़ा जो रक्त होता है उसको पतला बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वारफेरिन ड्रग मेक्स ब्लड थिन। ठीक है, अब देखो हिपेरिन जो होता है ना इंजेक्शन, हमेशा कभी देख लेना, अगर किसी भी व्यक्ति को अटैक आया है, ठीक है, तो उस अटैक आने का मेन रीजन क्या होता है, जो हृदय से पल्मोनरी वेन जुड़ी होती है उस पर ब्लॉकेज हो जाना। और ब्लॉकेज होने का मेन कारण क्या होता है, रक्त का थक गाढ़ापन हो जाना। अगर आप किसी भी एक हाइपर टेंशन में चले जाते हो, इसका मतलब आप हाइपर हो जाते हो, तो उस दौरान भी रक्त गाढ़ा होता जाता है, जिसके कारण आपको अटैक आ सकता है। तो वहाँ उस दौरान हिपेरिन के इंजेक्शन ही होते हैं जो दिए जाते हैं। अगर नॉर्मल है कोई भी तो वहाँ पे वारफेरिन ड्रग्स जिसमें मौजूद होता है वो टैबलेट्स आपको दे दी जाती है। उसके बाद ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर। और लीवर का बच्चे जो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है यकृत का, हैपर होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, तो याद रखिए जितनी भी ये प्लाज्मा प्रोटीन से मेनली चार, ये सारी सारी जो संश्लेषित होती है या निकलती है वो किससे निकलती है, लीवर से निकलती है। ठीक है, अगर इन सभी प्लाज्मा प्रोटीनों को आप अगर प्लाज्मा से निकाल दो, क्या कर दो, प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन्स को क्या कर दो, इस प्लाज्मा में से प्रोटीन को अगर इमिट कर दो, निकाल दो, ठीक है, तो बच्चे उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है सीरम। और जो सीरम होता है इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ब्लड ग्रुप चेकअप में। ब्लड ग्रुप चेकअप, इसका मतलब रक्त समूह के जांच के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, मैनुअली चेकअप होता था। तो पहले क्या करते थे हम, यहाँ पे थोड़ा सा निडल मारते थे और यहाँ से ब्लड जो था वो पैट्री प्लेट्स जो होती थी या जो भी आपकी स्लाइड्स होती तो उन पर रख देते थे। उसके बाद उनमें एंटी सीरम यूज किए जाते थे। और अगर वो टूट जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप मौजूद है, अगर नहीं हो तो वो नहीं मौजूद है। तो ये इसका था मेनली कंसेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे।
आप सभी ने देख लिया होगा, आप बार बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्योंकि आपकी ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जो कि 37 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। जो बच्चे अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्लास पढ़िए, उसके बाद आप सेकंड क्लास। तो रेगुलरिटी आप बना के रखिए बस, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियोज पर डे आती रहेंगी, आप भी रेगुलरिटी बना के रखिए, हम भी रेगुलरिटी बना के रखते हैं, एक साथ मिल करके जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से समझते हैं और क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर देगा उसको हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी परसेंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 52%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 55%, ऑप्शन नंबर डी 65%। अब मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था 55 से 60%, लेकिन मैं आपको क्लियर पहले ही कर दिया था कि अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, वो आपका कौन सा होगा? 55% होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली वेरीज फ्रॉम, मानव रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा का प्रतिशत सामान्य कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 60 से 64%, ऑप्शन नंबर बी 70 से 75%, ऑप्शन नंबर सी 80 से 82%, ऑप्शन नंबर डी 91 से 92%। तो आप देखिए मैंने कितना बताया था, मैंने बताया था 90 से 92। अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ इसको, देखिए ये अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है 91 से 92। तो वहाँ पे अगर 90 नहीं दिया है तो कितना दिया है? 91 दिया है, लेकिन यहाँ पे 92 तो है। इसका मतलब पहले ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब 60 से 64% भी नहीं है, 80 से 82% भी नहीं है, 70 से 75 भी नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चे, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए जो आप पढ़ते हो एग्जामिनर ऐसे नहीं बनाता, वो थोड़ा बहुत वैल्यू को अप डाउन जरूर करेगा, बस आपके पास जो आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, निम्नलिखित में से कौन रक्त प्लाज्मा का प्राथमिक घटक है? ऑप्शन नंबर ए वाटर पानी, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, जिसको हम हिंदी में पहले ही बता चुके हैं कि इसको या तो बिंबाणु बोल देते हैं या इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, इसको बोल देते हैं पद्धरी कानू या प्लेटलेट्स। ज्यादातर एग्जामिनर जो देता है वो प्लेटलेट्स लिख के देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स आपकी लाल रक्त कणिकाएं। तो आप देखिए ये जो है ये प्राइमरी घटक नहीं है, ये ब्लड के अंदर है लेकिन प्लाज्मा में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये तीनों हैं ये सॉलिड पार्ट्स में है, नॉट ए लिक्विड पार्ट। तो आपका जो प्लाज्मा उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में था वो वाटर था, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। विच परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, 85%, 95%, 90%, 92%। ठीक है, अब देखो मैंने बताया 90 से 92 होता, अब यहाँ पे दोनों आ गए सी और डी, 90 भी है 92 भी है। तो अब देखो यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे को होती है, जब 90 करें 92 करें, है ना। तो एग्जामिनर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस बना के नहीं देता है, या तो आपका 90 देगा या क्या देगा 92 देगा। लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें हर सिचुएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसको बारीकी से समझना है। अब देखो इसमें मैं ये नहीं कहता कौन सा करेक्ट हो, ठीक है। अगर ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चंस बना के देता है तो वो डिपेंड करता है जब आंसर की आएगी तो उसमें एग्जामिनर ने इसका करेक्ट आंसर कौन सा दिया है। ठीक है, नहीं ऐसे कभी भी क्वेश्चंस में ज़्यादातर डाटा नहीं होता है कि दोनों की दोनों वैल्यू दी गई हो, तो भाई उस पर फिर कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि कभी 100 में से एक दो क्वेश्चन ऐसा बन के आ जाता है, तो 90 वालों का भी सही होगा, 92 वालों का भी सही होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एग्जामिनर ज़्यादातर है इसका जो करेक्ट आंसर देगा वो क्या देगा? डी। लेकिन मैं जो आपको बताऊं, अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो बच्चे आपका जो होगा सी और डी, दोनों की दोनों ही क्या है वैसे
करेक्ट। लेकिन हमने बता दिया कि ज़्यादातर केसेज में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको भी एग्जामिनर मान लेता है और कभी कभी लोएस्ट वैल्यू को भी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है वो इसका आंसर क्या बता रहा है। तो मैंने ये एक चीज़ क्लियर कर दिया कि ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन नहीं देते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आप सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, वो आपकी किस्मत पे है कि आपका जो एग्जामिनर है वो किस पे मेहरबान हो रहा है। ठीक है, विच परसेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन 7% है, बी क्या है 5% है, सी क्या है 9% है और डी क्या है 8% है। अब देखो इसमें यार 7 भी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 9 भी आ रहा है, जबकि हम शुरू में जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे 7 से 9 पढ़े थे। लेकिन अब हमें अप्लाई क्या करना है बताओ। जैसे अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है, यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है थोड़ा। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं था। इसको कैसे कर सकते थे, हमने बोला 90 से 92%। इसको आप पता है कि दोनों को अगर जोड़ोगे तो इनको मिला के हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ दो। 90 क्या था 180 और 2 जोड़ दो 182 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब बच्चे क्या हो गया 2 से, ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे 182 को तो क्या आ जाएगा 91%। ठीक है, लेकिन जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 91 भी क्या है बच्चे, इसका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वो एवरेज वाला ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 91 भी नहीं है। अगर यहाँ पे 90 देता, 92 भी देता और अगर 91 देता तो बच्चे 91 जो होता आपका बिल्कुल क्या होता वहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि एवरेज हमेशा बायो में एवरेज वाला आंसर हमेशा क्या होता है फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी एग्जामिनर की। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं इसमें 7 भी है 9 भी है। अब आप क्या कीजिए 7 और 9 से, मैंने बताया था 7 से 9%, आपको वही करना है, दोनों का क्या कर लेना है, दोनों का यहाँ से निकाल लीजिए एवरेज। जब एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करो। 7 और 9 कितना होता है 16 अपॉन क्या कर लो, दो वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चे आपका जो आंसर आ जाएगा औसत में वो कितना 8%। तो इसका देखो ऑप्शन में कोई 8% है, ऑप्शन में 8% है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चे इनमें से 7 और 9 में से कोई भी एक वैल्यू दी होती तो वही करेक्ट होता, लेकिन यहाँ 7 भी दे दी, 9 भी दे दी और 8 भी दे दी, तो ये तो क्लियर है कि 8 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर 7 और 9 देता 8 नहीं देता तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि वो एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो किसको सही मानता है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं सिंपल भी दे सकता था। मैं मान लीजिए यहाँ पे 7 दे देता, यहाँ पे 4 दे देता, यहाँ पे 3 दे देता, लेकिन वही बात है ना, अगर आप एग्जाम में जाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई बार देखे हैं एग्जाम में, आप एग्जाम में बैठोगे वो फेस करोगे वो क्वेश्चन तो आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन आपका उसके पास तरीका होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि मैं यहाँ पे आया हूँ यूट्यूब पे, तो उसका मतलब ये है कि अब आपको साइंस से डरना नहीं, साइंस को क्वेश्चनों को करना है, जो मेरा थंबनेल में आपने टैगलाइन भी देखी हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। विच परसेंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत लवण या नमक मौजूद होता है। लवण भी बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में, वैसे नमक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0.1%, ऑप्शन नंबर बी 0.5%, ऑप्शन नंबर सी 0.9%, ऑप्शन नंबर डी 0.8%। तो ये तो क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए और यही इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोटीन इमिट्स फ्रॉम द प्लाज्मा कॉल्ड है, जब प्लाज्मा में से प्रोटीन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने क्लियर बताया था। ठीक है, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ए लिम्फ, बच्चे देखो लिम्फ एक अलग सिस्टम होता है, जैसे सर्कुलेटरी होता है उसमें ब्लड है, ऐसे एक लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो लिम्फ नोड्स होती है उनके द्वारा ही हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सीरम। अब देखो जो मैंने पढ़ाया था वो आ ही गया पहले, तो हम आगे और भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट तो क्या होना है अभी तक भी, तो सी क्या है वाटर, वाटर तो एक कंपोजिशन है, प्राइमरी क्या होता है कंपोनेंट होता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सीरम हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
विच प्रोटीन इज कॉल्ड एज इनएक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में किस प्रोटीन को निष्क्रिय प्रकार की प्रोटीन कहा जाता है। अब आप ये देखिए प्रो कहाँ लग रहा है, किस ऑप्शन में। एक ही बात करें फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन को कोगुलेंट कहते हैं क्योंकि ये रक्त के थक्के में हेल्प करती है। थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन बच्चे कोई प्रोटीन नहीं होती प्लाज्मा में, ठीक है। हिपेरिन, हिपेरिन को एंटी कोगुलेंट कहते हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का क्या करती है, ये रक्त के थक्के बनने नहीं देती। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्रो आ गया ना। प्रो का मतलब क्या होता है, लैक भी होता है, इनएक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मैं जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना बच्चे, वो आपको ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आए भी है और आगे आपके आएंगे भी। इसलिए मैंने ये सफलता सीरीज चलाने का रीजन ये है कि आपको मैं उतने क्वेश्चंस करा दूंगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, इजी वे में कराऊंगा कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, रक्त में थक्का रोधी, या तो थक्का रोधी बोल दो, या मैंने पहले बोला था इसको आप क्या बोल सकते हो, विरोधी स्कंदन बोल सकते हो। ये हिंदी में रक्त थक्का रोधी की जगह बच्चे विरोधी स्कंदन भी लिखा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में से, क्योंकि वो एग्जामिनर अपने आप से ट्रांसलेट जो करेगा वो आपका देगा, ठीक है। तो थक्का रोधी किसको, एंटीकोगुलेंट किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, तो यही मिल गया तो सही है। इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि हिपेरिन ही हमें पढ़ा है। फिब्रिनोजन को कोगुलेंट कहते हैं। थ्रोम्बिन आपकी कोई होती नहीं है क्योंकि थ्रोम्बिन तो बेटा एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो हम बताएंगे जब आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे। ग्लोबिन, ग्लोबिन में पहले बता चुका, ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होती है जो कि रक्त को क्या बनाती है, गाढ़ चिपचिपा बनाती है, ठीक है। आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो क्लास फर्स्ट जो है उसको पहले आप देखिए, उसके बाद आपको क्लियर होता चलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ जो भी बच्चा नया जुड़ता जा रहा है वो सभी पहली क्लास ही जरूर देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चे, विच प्रोटीन मेक्स ब्लड थिक, कौन सा प्रोटीन रक्त को गाढ़ा बनाता है, ठीक है। अब रक्त को गाढ़ा बनाता है, विच प्रोटीन मेक्स ब्लड थिक, ठीक है। अब हिपेरिन का काम क्या था, हिपेरिन का काम था एंटीकोगुलेंट का रक्त को, इसका मतलब बच्चे जमने नहीं देना, ठीक है। इसका मतलब हिपेरिन तो यहां से आप क्या कर लीजिए, ऑप्शन से कट कर लीजिए अगर दिख रहा है तो। फिब्रिनोजन का काम क्या था, फिब्रिनोजन का काम था रक्त का थक्का बनाना, इसका मतलब इसको भी कट कर लीजिए ऑप्शन में दिख रहा है तो, और एलिमिनेट कर लीजिए ना ऑप्शनों को। थ्रोम्बिन आपको हम पहले बताए थे ये प्रोडक्ट बनता है एक, और बचा क्या, ग्लोब्यूलिन। तो मैंने देखो अब यहाँ पे देखो ग्लोब्यूलिन आ गया ना, रक्त को जो गाढ़ा बना रहा था वो कौन बना रहा था, मेक्स ब्लड थिक। अब देखो यहाँ पे ग्लोब्यूलिन है, लेकिन बच्चे याद रखिए ग्लोब्यूलिन भी क्या करता था, ये तो ये काम करता ही नहीं था। इसका मतलब बच्चे अब आपके दिमाग की बत्ती यहाँ पे शुरू होती है। इसका मतलब बच्चे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें चारों की चारों जो आपके ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर क्या करता है, अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है तो एग्जामिनर ग्रेस मार्क देता है, ठीक है। देखो मैं हर तरीके के क्वेश्चन डालूंगा, जिस जिस तरीके से बन के आते हैं आप जो देखते होंगे ना, जो बहुत सारे आपको टीचर्स भी बताते हैं कि हर क्वेश्चन सही भी नहीं होता, वो इस तरीके से ही होते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ना कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो ना वो आपका सही होना चाहिए, बाकी आप अपने आप पे टिके रहिए, जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। अगर आप तुक्के लगाओ, नहीं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बेटा इधर उधर ही घूमते रहोगे। आपका जो पढ़ा है ना समझो तुमने वो सही पढ़ा है, एग्जामिनर क्वेश्चन गलत दे सकता है और आते भी हैं, ठीक है। तो याद रखिए जो रक्त को थक्का बनाती है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने इसलिए मैंने ये डाला था क्वेश्चन कि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे इसका क्या देते हैं, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने इसका जो दिया होगा वो ग्लोबुलिन दिया होगा, लेकिन वो ग्लोबुलिन नहीं होता है, क्योंकि ग्लोबुलिन का काम होता है किसी भी जम्स को ख़त्म करना, या बच्चे इन्फेक्शंस के प्रति लगना, या ऑस्मोटिक प्रेशर में भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच प्रोटीन मेक्स ब्लड स्टिकी इन द बॉडी, कौन सा प्रोटीन शरीर में रक्त को चिपचिपा बनाता है। देखिए जो हम बातें करते हैं वही क्वेश्चन आ जाता है। अब मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, फिब्रिनोजन तो इसका वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये तो रक्त का क्या बनाता है, थक्का।
थ्रोम्बिन आपका बार बार आ रहा है तो इसको तो पहले ही काट दिया करो। हेपेरिन जो है ये रक्त को क्या करता है, गाढ़ा नहीं बनने देता, इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट, इसका मतलब थक्का नहीं बनने देता ये, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या, ग्लोबिन, तो ग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा का कार्य है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, एड इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑल ऑफ द एबव। अब मुझे बताइए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या कोई सेल होती है? सबसे पहले सोचिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, ठीक है, ऑप्शनों को देखिए। इसमें कहा है कि प्लाज्मा का, रक्त प्लाज्मा का कार्य है, सबसे पहला ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। इसका मतलब सबसे पहले तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराती है, ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है मैं पहले बता चुका हूं कि ये मान लीजिए आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर बच्चे लगा होता है क्या, हीमोग्लोबिन। इस तरीके से बहुत सारी 270 मिलियन के करीब या 280 कह सकते हो, और इसके ऊपर इस तरीके से 4 आपको मिलेंगे डॉट जैसी संरचना, जिसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजन, और इसको जो आपका येलो है पॉइंट, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसका मतलब बच्चे प्लाज्मा में तो हीमोग्लोबिन होती नहीं है, वो तो एक अलग सेल्स या कॉर्पस्कल्स में जाता है आरबीसी तो, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल गलत। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का काम कौन होता है, ले जाना, वो ब्लड लेके जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एड इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल मैंने पहले बताया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, प्रोटीन्स होती है जो ब्लड क्लॉटिंग बनाती है, जिसका नाम क्या होता है बच्चे, रक्त के थक्के बनने में सहायता। तो इसका मतलब बच्चे रक्त का थक्का कौन बनाती है, फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है प्रोटीन। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ऑल दी अबव होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, तो इसलिए हम डी जो है इसको कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन इमिट्स फ्रॉम ब्लड कॉल्ड एज, ये दोबारा से एक रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, सीरम, जो हमने अभी पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस भैया एक बार कंसेप्ट भी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, नहीं तो बच्चे आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन सीधा भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको आएगा नहीं तो फायदा क्या है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो सीरीज कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन की नहीं कर रहे हैं, ये हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस, हम कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस करेंगे, अगर कहीं क्वेश्चंस में हमें कंसेप्ट मिल रही है तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, बस अपनी तैयारी करते रहिए, है ना, और क्लासेस रेगुलर बेस पे देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा क्या हो जाता है, टाइप 2 जो था हमारा वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ब्लड टॉपिक का, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, टाइप आपका नेक्स्ट जो कौन सा था, ठीक है, सेल्स एंड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे नए आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ बेल बटन दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, वीडियो के, वहाँ पे उसको प्रेस कर दीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे जो भी और विद्यार्थी आपके साथी है उन सभी को दोस्त ये वीडियो मिलती रहे, और उन्हें भी ये पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कैसे क्वेश्चनों का सामना किया जाता है। बाकी मैंने बता ही दिया है कि अगर आपको कोई भी अपडेट है तो वो आपको अगर सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। दूसरी बात, आपको जो भी पीडीएफ्स है, ठीक है, या जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो भी आपको प्रॉपर वे में जो आपको बताया जाएगा, वो आपका डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते। जैसे कोई अपडेट आता रहता है आगे, अभी हमारी जो है ये सफलता सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका नहीं चलेगा। बीच में हम केमिस्ट्री भी लेके आएंगे, फिजिक्स भी लेके आएंगे, है ना, और मैराथन्स भी लेके आएंगे, बस आप आराम से पढ़ते रहिए। दूसरी बात यह कि रेलवे वाले बच्चों का बहुत होता है सर न्यूमेरिकल, तो याद रखिए न्यूमेरिकल्स की भी मैं मैराथन लेकर के आऊँगा। बस आप बने रहिए, और आपके सहयोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप बना करके रखिए। मैं इतना आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको साइंस में कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी को।